हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज तारीख है 28 जून और समय है मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे करंट अफेयर की क्विज़ करते हैं हम। 5 क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर और ये क्विज़ होती है 5 क्वेश्चन प्लस पूरी 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास को शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, ये यूपीएससी सीएससी 2020, 21, 22, 23 सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि सुमित 10 बेसिकली यार ये अपना कोड है, रेफरल कोड। ये आपको यूज़ करना है वाइल टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सो आपको इस कोड का यूज़ करना है। यूज़ क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इस कोड का यूज़ करोगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। आपको 10% क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। जैसे अनअकैडमी का 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका 64,000 का है। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 57,000। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपका, तो यही कोर्स जो है वो आपको मिलेगा। आपका 1 ईयर का जो कोर्स है दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 39,000, बट यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट दिस इज़ 44,000। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो गाइज, इसके लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा। क्या? मेरा सुमित 10 कोड यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बच्चा गाइडेंस चाहता है मेरी थ्रू आउट द प्रोसेस, जो चाहता है मैं उसके साथ बना रहूं, तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और आपका अपना एक ग्रुप है, उसमें जोड़ेंगे, आपकी प्रिपरेशन करेंगे, आपको 24/7 मेरा एक्सेस रहेगा। मिशन आईएएस की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है दोस्तों। चाहे वो 2020 के एग्जाम हो, 2021 के एग्जाम हो, हमारी तैयारी एकदम फुल स्विंग में है दोस्तों। और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बैच को लॉन्च भी कर चुके हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th of जून। 5 जून से हमने शुरू कर दिया है। सुमित 10 इसका दोस्तों क्या है? कोड है, प्रोमो कोड है। आप इसका यूज़ कीजिएगा और आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका, तो आपको पूरी की पूरी गाइडेंस भी मेरे अंडर में रह के मिलेगी। सो यूपीएससी एज 2020 क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, ये हमारा प्रोग्राम था। उसके तहत मैंने पूरी फिजिकल ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करा दी है। यहाँ पर हमने कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी भी कराई है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट इकोलॉजी भी कराई है। आपका सारे कोर्स में आपको मिलेंगे। बस आपको याद क्या रखना है दोस्तों, जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको कोड याद रखना है, क्या? सुमित 10। चलिए, आज का पहला सवाल दोस्तों, आपका पहला सवाल जो है, दिस इज फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट, डिस्ट्रेस असेट फंड सबऑर्डिनेट डेट स्कीम फॉर द एमएसएमई। यार देखो, बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी कंपनियां थी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो यार अभी फंक्शन कर रही थी। ठीक है, फंक्शन कर रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन ये कोविड-19 के चक्कर में ऐसा हुआ ना, कोविड-19 ऐसा आया कि सारी की सारी कंपनियां जो हैं लॉकडाउन की वजह से वो घाटे में चली गई है ना। एमएसएमई बहुत थिन मार्जिन के ऊपर काम करती है, बहुत बड़ा कैपिटल बेस इनका होता नहीं है, बहुत छोटी कंपनियां होती हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है लाइक कोरोना, तो केस एकदम पूरा सा पलट जाएगा। केस पूरा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? डिफरेंट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी कंपनियां जो पहले चल भी रही थी, प्रॉफिट भी कर रही थी, अब उनने जो लोन लिया हुआ है दे विल बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब लोन वो अपने जो डेट है उनको आपका सर्विस तो नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरे पास एमएसएमई है, मैंने कर्जा लिया हुआ था, तो अब मैं उसको पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोविड-19 के चलते 3 से 4 महीने से तो वैसे लॉकडाउन से काम बंद पड़ा है। लेकिन मेरी कंपनी अभी भी ऑपरेशनल है, ऐसा नहीं कंपनी पे ताला लग गया, कंपनी ऑपरेशनल है। लेकिन हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं फंड दे पाऊँ, है ना। तो ऐसे में सरकार इन ऑपरेशनल कंपनियों की मदद कर पाए। भाई इनका फंड तो एनपीए हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी ये कंपनी ऑपरेशनल है, तो इनकी मदद करने के लिए सरकार ने क्या किया है दोस्तों? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट, CGSSD जो है ये लॉन्च किया है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। Consider the following statement regarding the credit guarantee scheme for subordinate debt, CGSSD। अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अंडर द स्कीम द गारंटी कवर वर्थ 20,000 करोड़ विल बी कवर्ड टू प्रमोटर who can take debt from the bank to further invest in their stressed MSMEs equity। ये क्या कह रहा है आपको दोस्तों? इस योजना के तहत गारंटी कवर के रूप में प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इक्विटी के रूप में अपने तनावग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करके बैंकों से जो कर्जा लिया वो चुका सकें, है ना। बैंकों से कर्जा ले सके, अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके और उसको आगे बढ़ा सकें। द स्कीम विल ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। इसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई द्वारा इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई। इसको लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो गाइज, इसमें अगर मैं बात करूं 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट।
तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका दोस्तों करेक्ट है। अंडर द स्कीम द गारंटी कवर्ड इतना ही है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर क्या है दोस्तों, बेसिकली एमएसएमई के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है फॉर द डिस्ट्रेस्ड असेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर द एमएसएमई, है ना। प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझा दिया, पूरा का पूरा मामला। एमएसएमई बहुत लो मार्जिन के ऊपर काम करते हैं। इट इज बीइंग फेल्ट दैट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्ट्रेस्ड एमएसएमई वाज गेटिंग कैपिटल आइदर इन द फॉर्म द डेट और इक्विटी। और अब जो ये एमएसएमई है, इनकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इनको फंड नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, कैपिटल नहीं मिल रहा, तो कहाँ से पैसा आएगा। Therefore, a part of the Atmanirbhar Bharat package, finance minister has announced that this scheme of the subordinate, अब फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसको लॉन्च किया था। क्या, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस दिस स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट टू प्रमोट सबऑर्डिनेट डेट टू द प्रमोटर बट स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। ठीक है, तो पूरा वही बात है, 20,000 करोड़ लगभग दिए गए हैं, तो ये बैंकों से आप ले सकते हो, कर्जे के रूप में उधार ले सकते हो और अपने बिजनेस को आगे रन कर सकते हो और बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट देते रहना। The scheme seeks to extend support to the promoter of the operational MSMEs but are stressed and have become non-performing assets as on the 30th April 2020। ये उनके लिए दोस्तों जिनके पास अभी भी ऑपरेशनल MSMEs हैं लेकिन वो स्ट्रेस्ड हैं और उनका अभी 30 अप्रैल 2020 को वो अपनी NPA बन चुके हैं, तो उनके लिए बेसिकली आपका ये रहा है। द स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा इंडिया टीबी रिपोर्ट से। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 अभी 24 जून 2020 को रिलीज़ की गई है दोस्तों, और क्या क्या है इसके अंदर पढ़ लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी की है जिसका नाम है एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 टीबी के ऊपर। इसमें कुछ रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एन इंक्रीज ऑफ 40% ऑफ द टीबी नोटिफिकेशन इज रिकॉर्डेड इन 2019 कंपेयर्ड टू द ईयर 2018। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में टीबी की अधिसूची में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। In the categories of the large state with more than 50 lakh population, Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh were awarded as the best performing state। 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया। आपको लगता है ऐसा? पहला तो गुजरात था, पहला स्टेट कौन सा था? गुजरात। सो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे पता है गलत, क्योंकि अभी तो पढ़ाया था मैंने। 14% का इंक्रीज देखा, ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था लगभग हमारा अनुमान था कि 24 पॉइंट आई थिंक कुछ परसेंट जो है वो टोटल टीबी के मरीज जो थे वो थे, लेकिन जो सामने आए थे वो पेशेंट्स जो थे वो कम थे, तो बोला गया था कुछ पेशेंट मिसिंग भी है। मैंने आज ही मॉर्निंग के अंदर कल मॉर्निंग के अंदर ही आपकी क्लास ली थी। इट वॉज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। सो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या था अपना गलत था। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिसेंटली रिलीज एन एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। They also released a joint monitoring mission report, a manual on the DBT, direct benefit transfer, to TB patient under the निक्षय सिस्टम। ये निक्षय सिस्टम क्या है दोस्तों? अ ट्रेनिंग मॉड्यूल दैट क्वार्टरली न्यूज शेल्टर निक्षय पत्रिका। निक्षय ना एक आपका हमने प्रोग्राम चलाया, तो जो टीबी वाले हैं ना उनको निक्षय पोषण अभियान भी चलाया हमने, है ना, ताकि उनको यार जो टीबी वाले बंदे हैं उनको कुछ हम डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे ताकि वो एक हेल्दी डाइट ले सकें, एक प्रोटीन रिच डाइट ले सकें, थोड़े स्वस्थ रह सकें, है ना, उसके बारे में बताया गया दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अगर मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार 24.04% जो लाख टीबी पेशेंट्स हैव बीन नोटिफाइड इन 2019। कुल मिला के लगभग 24.4% जो लाख टीबी पेशेंट्स हैं दे हैज़ बीन नोटिफाइड इन 2019। दिस अमाउंट to the 14% increase in the TB notification as compared to the year 2018। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो पिछली बार से हमारे पास लगभग 14% की वृद्धि देखी गई है। अचीविंग नियर कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट थ्रू द निक्षय सिस्टम। निक्षय सिस्टम के द्वारा हमने सारा ऑनलाइन सूचना जो है वो दर्ज कर दी है। निक्षय ऑल्सो एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इससे 4 हमने बेनिफिट ट्रांसफर भी यहाँ पर किए गए। पहला निक्षय पोषण योजना, इसके लिए हम टीबी पेशेंट्स को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। द इंसेंटिव टू द ट्रीटमेंट सपोर्टर, उपचार समर्थक उस प्रोत्साहन, तो ये सारी बात है। अच्छा, ये निक्षय पोषण योजना क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर हम फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम? फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 500 रुपये पर मंथ हम ईच नोटिफाइड टीबी पेशेंट को दे रहे हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, ताकि वो अच्छा मतलब एक अच्छे तरीके से अपना पोषण जो है न्यूट्रिशियस फूड वो ले सके, है ना। इंसेंटिव्स टू द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द एंटी टीबी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स, द इंसेंटिव्स टू गिवन बाय डीबीटी के द्वारा दिया जाएगा।
इंसेंटिव टू प्राइवेट प्रोवाइडर्स एंड ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव टू द टीबी पेशेंट्स इन द नोटिफाइड ट्राइबल एरिया। तो ये सारे हम काम कर रहे हैं। बड़े स्टेट की कैटेगरी में देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है उनको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में अवार्ड दिया गया है। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो 50 लाख से कम पॉपुलेशन वाले त्रिपुरा, नागालैंड को अवार्ड दिया गया है। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है दे आर चूजन इन द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया टीवी रिपोर्ट से। अब आते हैं दोस्तों, नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट है। नीति आयोग का क्या प्रोजेक्ट है आपका? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट्स। भारत परियोजना के तहत डीकार्बोनाइजिंग परिवहन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। इट एम्ड टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द इंडिया। ऑब्वियस बात है, तो नाम से ही पता चल रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही और पढ़ाया भी है आपको ये। द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रसीलर डिक्लेरेशन। ठीक है, कहाँ इतनी बड़ी बात कहाँ जा रही है? जब हम साफ साफ नीति आयोग बोल रहे हैं तो नीति आयोग ही होगा ना इसमें। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है दोस्तों, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीति आयोग in collaboration with the International Transport Forum ITF has recently launched the Decarbonizing Transport in India project। यार नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसफर फोरम ITF के साथ मिलकर ना इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये परियोजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने का इरादा रखती है। द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट विल डिजाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। इसके तहत क्या किया जाए? इस परियोजना के तहत एक टेलर निर्मित परिवहन, मतलब यार एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे जिसमें कार्बन एमिशन क्या हो दोस्तों? कम हो। ये गवर्नमेंट को डिटेल डेटा प्रोवाइड करेगा ताकि कार्बन एमिशन एक्टिविटीज़ के पास हमारे पास डेटा रहे, सरकार के पास डेटा रहे, तो सरकार एक अच्छे डिसीजंस जो है वो ले सके। डिसीजन मेकिंग सरकार के साथ में रहे, सरकार के पास में रहे। द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स family of the projects which supports the transport of decarbonization across the different world region। decarbonization transport in the emerging economies। तो इसका एक ये क्या है दोस्तों? पार्ट है। DTEE का ये क्या है दोस्तों? पार्ट। इसमें बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो सम्मिलित है आपका, जैसे मैक्सिको, इंडिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज इसके अंदर क्या है? शामिल हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर दोस्तों? नीति आयोग ने आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर ये काम किया है। अगला सवाल दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक से। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं ना, हम उनको यार उठा के ना सीधा हम क्या करने वाले हैं? उनको उठा के आपका आरबीआई के अंडर में करेंगे। कैबिनेट का डिसीजन है कि हम आरबीआई के अंडर देंगे। क्या सर अभी कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो है वो आरबीआई के अंडर में नहीं आते? उनको आपका अलग अलग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और वो बेसिकली आपका स्टेट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स के अंडर में क्या होते हैं दोस्तों? वो रजिस्टर होते हैं। तो अभी एक आपका डिसीजन लिया गया है, क्या मैं बता देता हूँ। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। क्या? दे आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा इनको आपका क्या किया जाता है, या 1955 के अधिनियम के द्वारा इनको शासित किया जाता है। अगला कह रहा है दे आर नॉट मेंटेन टू द स्टिपुलेटेड लेवल ऑफ द CRR। ये कह रहा है इनको CRR और SLR मेंटेन नहीं करना होता, जो कि एकदम क्या है दोस्तों? गलत बात है। ऐसा नहीं है, किसी भी बैंक को भारत में CRR और SLR जो है वो मेंटेन करना होता है। CRR और SLR जो है वो मेंटेन करना होता है। ठीक है, सो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल निहायत गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या आपका दोस्तों? सही है। अभी कैबिनेट ने मैंने बताया डिसीजन लिया क्या कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे विल ब्रिंग अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरविजन थ्रू एन ऑर्डिनेंस। अभी एक ऑर्डिनेंस की सहायता से, ऑर्डिनेंस की मदद से उनको क्या करेंगे? सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में लेके आएंगे। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। भारत में सहकारी बैंकों को राज्य सरकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है। ये रहा दोस्तों क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, है ना, ये दो भागों में बटी होती है। इधर देखोगे अर्बन कोऑपरेटिव्स, इधर देखोगे तो रूरल कोऑपरेटिव्स। इधर शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये शेड्यूल मल्टी स्टेट, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, सिंगल स्टेट, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो ये आरबीआई के कंट्रोल में भी आते हैं, बट इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग लॉज के द्वारा भी इनको क्या किया जाता है? इनको मतलब रेगुलेट किया जाता है। नॉट ऑल दी सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स आर एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो अपने जितने भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, वो सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं।
जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स हैं, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस CRR SLR CLR सबको मेंटेन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। अगला दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, ये क्या है दोस्तों, मैंने बताया था नहीं, गवर्नमेंट के लिए अमेजोन है। अभी सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट आज से पहले गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट होती थी, सपोज कुछ भी हो यार, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना सरकार की, तो उसके लिए पहले क्या किया जाता है, टेंडर रिलीज किया जाता, टेंडर में बिडिंग करते थे लोग, है ना। और इस टेंडर के अंदर में बिडिंग में जीतते कौन थे, जो गवर्नमेंट के ही हैं, जो गवर्नमेंट के चाचा बुआ भतीजा फूफा के जो आते थे ना, वही बिडिंग करते थे। फिर पता चलता था अच्छा उन्होंने तो करप्शन किया, चीप क्वालिटी का माल है। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर दोस्तों ये किया गया था, क्या किया गया था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ई मार्केट प्लेस बनाते हैं जहाँ से सरकार एक निष्पक्ष रूप से चीज़ों को खरीदेगी। भाई मैं सेलर हूँ, मैं उस पर जाके चीज़ों को लिस्ट कर दूंगा, गवर्नमेंट को चाहिए, मेरा प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है, गवर्नमेंट को सस्ता दिख रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव दिख रहा है, गवर्नमेंट जाके उस पर खरीद लेगी, ऑर्डर प्लेस करेगी, मैं उसको डिलीवरी दे दूंगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करो। पहला, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट पोर्टल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासन के तहत एक ऑनलाइन बाजार पोर्टल है। पहली बात, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टू सेंड इट्स प्रोडक्ट्स टू रिटेल कस्टमर डायरेक्टली विदाउट एनी मिडलमैन इन्फ्लुएंस। ये व्यवसायों को बिना किसी बिचौलिए के प्रभाव के सीधा खुदरा ग्राहकों को अपने उत्पाद भेजने के लिए मंच प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस टू सेंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही बात है। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट पोर्टल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बताना इसके अंदर दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट जो है, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो दोनों की दोनों क्या है दोस्तों आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं, किसके अंडर आता है दोस्तों आपका, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज। यहाँ पर क्या बोला गया, प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेस टू सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू द रिटेल कस्टमर। तो रिटेल कस्टमर थोड़े, अभी तो मैंने बताया सरकार के लिए, सरकार का अमेजोन है भाई साहब ये। बाकी आप जो जानते हो ई मार्केट प्लेस है, मैंने जो बताया आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो रिसेंटली इट हैज़ मेड मैंडेटरी फॉर द प्रोडक्ट्स। अभी क्या किया गया है ना, हर प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी क्या बोला गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स होगा ना उसके ऊपर आप लोकल बिजनेस, आप ये बताओगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, ये आप उसमें क्या करोगे दोस्तों, मेंशन करोगे। ये बात बोली गई है, समझ में आ रही बात आपको। बाकी एक बार कुछ नहीं है, ये इसके आपके वो हैं मिशन ऑफ जी अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है, गोल में जाकर यूपीएससी सीएससी चूज करना है, उसके बाद में उसको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जब आप जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करना है यहाँ से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000। कितने में मिलेगा आपको ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 57,000 के अंदर। आप जाएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, है ना। जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो यू विल गेट दिस इंटायर कोर्स विद अ डिस्काउंट, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं बाय यूजिंग माय कोड, आप मेरे को मेल लिखेंगे कि सर हाँ हमने आपका कोड इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।